हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं षड ऋतु विवेचन एवं चर्या, जो कि तक्षशिथि अध्याय अर्थात छठे चैप्टर के अंतर्गत एक पॉइंट आता है जिसमें षड ऋतु विवेचन एवं चर्या। सिंपली हम लोग देखें तो ऋतुचर्या के नाम से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 6 ऋतुएँ होती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋतुचर्या का वर्णन कौन से चैप्टर में है। चरक के 6 ऋतुएं होती हैं, छठा चैप्टर है। 6 ऋतुएं होती हैं, छठा चैप्टर है, याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 6 ऋतुएं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतुएं हम लोगों ने पढ़ी है। अब इन हर एक ऋतु में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हर एक ऋतु, जैसे अगर हम बात करें कि अभी ठंड का जैसे ऋतु है, जैसे अभी आप मान लीजिए कि जाड़े का समय है, तो इस ठंड के मौसम में किस तरह के हम लोग को खान पान होना चाहिए, किस तरह का हम लोग को क्या कहते हैं आहार होना चाहिए, कैसा हम लोग को वस्त्र पहनना चाहिए, किस तरह के घर में रहना चाहिए, कितना सोना चाहिए, किस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इन सभी का विवेचन हम लोग वर्णन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेमंत ऋतुचर्या, क्योंकि चरक ने सबसे पहले हेमंत ऋतु की बात वर्णन किया, इसलिए हम लोग भी स्टार्ट करेंगे हेमंत ऋतुचर्या। तो यहाँ देख रहे होंगे हेमंत ऋतुचर्या, जो कि पहली ऋतु है। चरक ने सबसे पहले ऋतु हेमंत ऋतु का वर्णन किया है। चरक ने हेमंत ऋतु को किस नाम से वर्णन किया है? शीत नाम से। उन्होंने कहा शीत, शीत, हेमंत ऋतु को उन्होंने शीत टर्म दिया है, याद रखिएगा। तो कौन से ऋतु को चरक ने शीत कहा है? शीत ऋतु हेमंत ऋतु को बोला है। पहला प्रश्न बन गया। अब यहाँ पर पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ना है हेमंत ऋतु में, कि जो अग्नि होती है, शरीर की अग्नि अर्थात जठराग्नि या पाचक अग्नि की स्थिति क्या होती है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो आज के समय में या ठंड के मौसम में हम लोग देखते हैं कि खूब कचौड़ी पूड़ी, मटर आलू की पूड़ी खाते हैं, साथ ही साथ खीर खाते हैं, या बहुत रबड़ी, दही, इस तरह की चीज़ें खाई जाती है ना। तो कहीं ना कहीं जो जठराग्नि है क्या है? बलवान है। जठराग्नि बलवान है। तो जठराग्नि की स्थिति क्या है? बलवान है। अब ये बलवान क्यों होती है, बलवान क्यों है, इसको जानना जरूरी है कि शीत ऋतु में, ठंड के मौसम में हम लोग की जठराग्नि बलवान क्यों होती है। इसलिए हम लोगों ने प्रश्न मार्क दे दिया है। इसको जान लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हेमंत ऋतु में, हेमंत में क्या होता है? हेमंत में शीतलता अधिक होती है। देखेंगे शीतलता अधिक होती है। शीतलता, शीतलता क्या होती है? अधिक होती है। शीतलता अधिक होगी तो क्या होगा? शीतलता का मतलब क्या हो गया कि वायु, वायु क्या होती है? शीतल होती है। वायु जो होती है शीतल होती है। तो वायु शीतल होने की वजह से क्या होगा? शरीर के वाह्य अर्थात जो शरीर के वाह्य, वाह्य अर्थात जो सरफेस, सरफेस के कांटेक्ट में जब आती है वायु, शीतल वायु, तो सरफेस की जो अग्नि होती है, जो उष्मा होती है, अग्नि या उष्मा जो होती है, वो कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है अंतः भाग में। अंतः भाग में, अंतः भाग का मतलब क्या है? जठराग्नि के पास चली जाती है। जठराग्नि, जठराग्नि के पास चली जाती है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ठंड की ऋतु हम लोग वायु बहुत ठंडी होती है, शीतल होती है। जब शीतल वायु शरीर का स्पर्श करती है, त्वचा का स्पर्श करती है, तो त्वचा के पेरीफेरी में जो अग्नि होती है, वो मैक्सिमम अग्नि कहीं चली जाती है? शरीर के अंतः भाग में चली जाती है। और अंतः भाग में चले जाने से जठराग्नि क्या होती है? जठराग्नि की वृद्धि हो जाती है। और जठराग्नि की वृद्धि होने की वजह से भी क्या होता है? व्यक्ति जो होता है बलवान रहता है। व्यक्ति बलवान रहेगा। ठीक है ना। तो अब इस स्थिति में जो भी खाएंगे, जो भी खाएंगे, उन सभी द्रव्यों को ये अग्नि, बलवान अग्नि, जठराग्नि अच्छे से पचा लेगी। तो इसलिए बोला गया कि इसमें चाहे जितने भी गुरु द्रव्य हैं, हम लोग देखते हैं ना कि ये जितने भी गुरु द्रव्य होते हैं ठंड की ऋतु में खाई जाती है, तो गुरु आहार को पचाने में ये समर्थ होती है। इसलिए यहाँ पर जठराग्नि बलवान होती है। तो समझ में आ गया। वायु शीतल है। वायु शीतल जो होता है शरीर के कांटेक्ट में आती है, त्वचा के कांटेक्ट में आती है। तो जो अग्नि होती है, मुख्यतः मैक्सिमम अग्नि क्या होती है? वो जठराग्नि की तरफ चली जाएगी और जठराग्नि को बलवान कर देगी। इसलिए यहाँ पर अग्नि खूब बढ़ी होती है। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड पॉइंट बात करेंगे हेमंत ऋतुचर्या में, कि वात अर्थात वायु का प्रकोप अक्सर देखा जाता है। तो वायु का प्रकोप कब देखा जाएगा? वायु का प्रकोप कब रहेगा?
देखेंगे प्रश्न उठता है कि कब होगा, वायु का प्रकोप कब किस स्थिति में होगी। तो हम लोग ने देखा कि हेमंत ऋतु में पहला पॉइंट देखा था कि जो अग्नि होती है, अग्नि क्या है, वो प्रबल है। अग्नि क्या है, प्रबल है। जब अग्नि प्रबल है तो उस अग्नि अर्थात अग्नि मतलब ईंधन, अग्नि के अनुसार उसको आहार, तो प्रबल अग्नि है उसको अग्नि के अनुसार, अग्नि के अनुसार आहार, आहार या ईंधन जिसको बोलते हैं, आहार को हम लोग ईंधन भी बोलते हैं। ईंधन अगर नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अगर अग्नि प्रबल है, हेमंत ऋतु में हम लोग ने देखा अग्नि प्रबल है, अब उस अग्नि के अनुरूप जो गुरु आहार मतलब जो आहार मतलब जो गुरु आहार नहीं मिलेगा, भारी भरकम आहार नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो उस स्थिति में जो अग्नि होती है किसको जलाएगी, वो उस स्थिति में किसको जलाएगी, जो प्रथम धातु, प्रथम धातु अर्थात रस धातु, रस धातु को क्या करेगी, बर्न करेगी। रस धातु को बर्न करेगी, बर्न करेगी तो क्या होगा, जब धातु का क्षय होगा तो क्या होगा, वात की वृद्धि होगी, वात की वृद्धि होगी। धातु क्षय पर वात की वृद्धि होती है, तो ऐसा चरक ने बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि इस प्रकार अग्नि के प्रबल होने पर जब उसके बल के अनुसार ईंधन अर्थात गुरु आहार नहीं मिलता है, तब अग्नि में उत्पन्न, तब अग्नि शरीर में उत्पन्न प्रथम धातु अर्थात रस धातु को जला डालती है, अतः वायु का प्रकोप हो जाता है। इस कंडीशन में वायु का प्रकोप हो जाएगा। कब होगा, हम लोगों ने कहा था कब होगा, जब उस अग्नि के अनुसार उसमें गुरु आहार था ईंधन या आहार नहीं मिलेगा तो वह रस धातु को जलाएगी। धातु का जब क्षय होगा तो क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। तो ये कंडीशन तब आएगी जब उसके मात्र अग्नि के अनुसार उसको आहार नहीं मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट बात करेंगे, हेमंत ऋतु में आहार कैसा होना चाहिए। तो हम लोग आहार किसके अनुसार होगा, अग्नि के अनुसार होगा। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट जठराग्नि की बात किया था। यहाँ पर क्या है, जो अग्नि है या जठराग्नि है, जठराग्नि क्या है, प्रबल है, प्रबल है, ठीक है ना। जठराग्नि प्रबल है, तो जठराग्नि प्रबल है तो उसी के अनुरूप आहार भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर किस तरह के आहार की बात किया है चरक ने, तो उन्होंने बोला है कि स्निग्ध पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ का मतलब खूब तला भुना, खूब मलाईदार चीज़ें खाओ। साथ ही साथ देखेंगे अम्ल रस, स्निग्ध पदार्थ है, अम्ल रस है, अम्ल रस का मतलब खट्टी हुई चीज़ें खूब खाओ। आप देखते हैं कि इसी मौसम में आंवला निकलता है, नींबू का खूब सेवन करते हैं लोग, करना चाहिए। आंवला अर्थात च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो खट्टी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर खूब करना चाहिए। साथ ही साथ अम्ल रस के साथ साथ लवण रस, लवण रस अर्थात जो चटपटी चीज़ें, खट्टी मीठी चीज़ें हैं, तो हम लोग देखते हैं जो खूब कचौड़ी पकौड़ी फुलौरी या गोलगप्पे खाते हैं, खाना भी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ कुछ मांस का प्रयोग, मांस का सेवन, मांस का सेवन बताया गया, क्योंकि ये सब गुरु होते हैं। ये सब क्या है, गुरु हो हैं, गुरु आहार है, जो कि अग्नि प्रबल होने की वजह से इसमें सबको पचा देगा। इन सब के सेवन के बाद, इन सब के सेवन के बाद चरक ने बोला है मदिरा। आप देखते होंगे कि ठंड के ऋतु में मदिरा पान लाभदायक बोला है चरक ने, पीना चाहिए मदिरा, सीधू, मदिरा, सीधू और मधु, मधु मतलब शहद का पान करना चाहिए, को पीना चाहिए। तो कहने का मतलब जो आहार होना चाहिए स्निग्ध पदार्थ होना चाहिए, खूब तला भुना होना चाहिए, खा सकते हैं, खाते भी हैं, खूब अपना कचौड़ी पकौड़ी इत्यादि खाते हैं। अम्ल रस का खूब सेवन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग च्यवनप्राश, आंवला इत्यादि का खूब सेवन करते हैं। लवण रस, चटपटा चीज़ें खूब खाते हैं। और मांस का सेवन यहाँ पर खूब किया जाता है, खूब जम के खाने वाले खाते हैं। तो इसके खाने के बाद आप मदिरा का सेवन कर सकते हैं, सीधू का सेवन कर सकते हैं और मधु का सेवन करना चाहिए, चरक ने बताया है। इसके बाद देखेंगे चरक ने बताया दूध के विकार अर्थात दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं, दूध से बनने वाली चीज़ें अर्थात दही, मलाई, रबड़ी, छेना, सभी जो है इनका खूब जम के खाना चाहिए क्योंकि अग्नि प्रबल है। उसके साथ साथ देखते हैं कि इच्छु विकार, इच्छु विकार अर्थात देखेंगे इसी समय हम लोग को तिलवा, जो भी चीज़ें हैं, लाई, चना,
इत्यादि जो है, इच्छुविक अर्थ है गुड़, राब, चीनी, मिश्री इत्यादि का खूब सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ इस ऋतु में गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, वसा, तेल, नए चावल इत्यादि का प्रयोग भी बोला गया है। तो वसा है अर्थात फैट की चीज़ें खूब खाते हैं, तेल का प्रयोग खूब करते हैं, नया चावल खूब सेवन करते हैं। नया चावल होता है इसी समय, नया चावल का सेवन खूब करते हैं क्योंकि हम लोग की क्या है, अग्नि प्रबल है। इसके बाद देखेंगे इसमें फोर्थ पॉइंट है हेमंत ऋतुचर्या में बिहार। यहाँ पर बिहार स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार का मतलब किस तरह से इस मौसम में रहना चाहिए, क्या क्या शरीर पर प्रयोग करना चाहिए, किस तरह के घर में रहना चाहिए, शरीर पे कौन कौन से वस्त्रों का धारण करना चाहिए, इसके बारे में बोला गया है बिहार। तो यहाँ पर बोला गया है इसमें कौन कौन से पॉइंट है, तेल का अभ्यंग जो है, तैल अभ्यंग, अभ्यंग अर्थात शरीर पे मर्दन करना चाहिए। साथ साथ उत्सादन, उत्सादन तो देखते हैं इसी मौसम में उसको बोलते हैं उबटन, उबटन उत्सादन को हम लोग क्या बोलते हैं, उबटन का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ सिर पर तैल धारण करना चाहिए, सिर पर तैल धारण करना चाहिए, सिर पर तैल रखने की बात कही गई है। और साथ ही साथ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि आपके प्रश्न पूछा जाएगा, जिनताक स्वेद, जिनताक स्वेद, जिनताक स्वेद की बात किया गया है, स्वेद का सेवन करें, है ना। तो ये प्रश्न पूछता है एमसीक्यू में, तो ध्यान दीजिएगा एमसीक्यू में प्रश्न पूछेगा जिनताक स्वेद का वर्णन कौन से ऋतुचर्या में है, तो हेमंत ऋतुचर्या की बात करेंगे। उसके साथ देखेंगे इसमें धूप का सेवन बोला गया है, धूप सेवन तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ क्या है, उष्ण गृह की बात किया है, उष्ण गृह मतलब घर ऐसा होना चाहिए जो गर्म हो, मतलब उसमें झरोखे रुखे बंद कर दीजिए सब। उसके बाद देखेंगे जो वस्त्र कैसे होना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, तो शरीर पर भारी अर्थात गुरु वस्त्र, गुरु वस्त्र, भारी वस्त्र पहनना चाहिए। और फिर कहते हैं मैथुन, मैथुन की बात करते हैं, तो मैथुन की बात किया गया इसमें, कह रहा है मैथुन यथाएष्ट, यथेष्ट, यथेष्ट, यथेष्ट मतलब जितनी इच्छा हो, जितना शक्ति हो उतना मैथुन की बात उन्होंने कहा है ठंड ऋतु में। ये सब शीत ऋतु में जरूरी काम होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बताई गई है, आप ये सब देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट में देख रहे होंगे हेमंत ऋतुचर्या में वर्जनीय आहार विहार, मतलब वर्जनीय मतलब क्या नहीं करना चाहिए, त्याज्य आहार विहार, किस तरह के आहार किस तरह के आहार को नहीं लेना चाहिए, किस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए। तो चरक ने क्लियर कट 4-5 पॉइंट बताए हैं, लेकिन 4-5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बताया है वातवर्धक आहार, अर्थात हम लोग जानते हैं कि इस ऋतु में वैसे भी वात का प्रकोप हो जाएगा, अगर आप हल्का फुल्का आहार लोगे तो वातवर्धक आहार नहीं लेना चाहिए। लघु अन्न क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जठराग्नि बहुत तीव्र है, लघु अन्न लेंगे तो तुरंत उसको जला के रस धातु को जला देगी, वात का प्रकोप हो जाएगा, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था। फिर देखेंगे प्रवात, प्रवात का क्या मतलब होता है, तीव्र वायु। तो हम लोग देखते हैं ना कि कहते हैं ना कि बहुत ठंड की ऋतु में होता है तो बिल्कुल बाहर मत निकलो, तो ठंड की ऋतु में या हेमंत ऋतु में प्रवात मतलब तीव्र वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि जो भी घर के खिड़की दरवाजे हो सब बंद कर देना चाहिए, या बाहर जो है बहुत ज़रूरी हो तो बाइक से नहीं जाना चाहिए, जब भी जाओ तो ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, मतलब हवा आपको शरीर में डायरेक्ट न लगे। उसके बाद देखेंगे प्रमित आहार, प्रमित आहार का मतलब क्या होता है, थोड़ा नपा तुला खाना। इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा नपा तुला खाना। तो जो कुछ लोग होते हैं जो डाइट मेंटेन करते हैं, कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं डाइट मेंटेन करते हैं, तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा ही खाते हैं, नपुतला खाते हैं, तो ठंड की ऋतु में ये काम नहीं करना चाहिए, खूब दबा कर खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जठराग्नि दुर्बल नहीं है, जठराग्नि प्रबल है। थोड़ा खाएंगे तो क्या होगा, वो वात का प्रकोप करेगा और शरीर में नुकसान करेगा। और देखेंगे सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सत्तू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, सतुआ का प्रयोग हम लोग गर्मी में करते हैं, ठंड के ऋतु में नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें सब जो भी है नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।